हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी अभी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये हमारी 8वीं क्लास है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि हमारे रेलवे, आरपीएफ, एसएससी वगैरह एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो मैथ और साइंस के क्वेश्चन जो है चल रहे हैं। मैथ की प्रॉपर क्लासेस भी आपको दोपहर में मिल पा रही होगी और इस साइंस की क्लासेस आपकी 6:30 PM पर प्रॉपर चल रही है। देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास बोला गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास। देखते हैं इसमें बोला गया है 1 जूल बराबर किसके होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य को लिखते किससे हैं, डब्लू से लिखते हैं, और डब्लू बराबर होता है हमारे पास एफ एस होता है दोस्तों। डब्लू बराबर एफ एस होता है। अब देखिए यहाँ पर बल, एफ से लिखते हैं बल को, फोर्स, फोर्स मतलब इसका बल होता है हमारे पास, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होता है। और यस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए कार्य का दूसरा मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर, तो 1 न्यूटन इंटू मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे वॉट और मीटर होगा नहीं, पास्कल इंटू मीटर ये होगा नहीं, ये दाब का मात्रक होगा, ये वॉट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए न्यूटन इंटू सेंटीमीटर लिखा है, सेंटीमीटर में हमारे पास सीजीएस पद्धति में यहाँ पर लिखा गया, इसको लेंगे नहीं। तो यहाँ पर केवल हमारे पास एक ऑप्शन मिलेगा जो कि ये होगा हमारे पास। तो फर्स्ट का ए ऑप्शन इज राइट होगा दोस्तों, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होगा दोस्तों। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए सेकंड क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है। देखिए पहला ऑप्शन बोला गया है एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसमें तो घर्षण की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। कैरम खेलना, इसमें भी घर्षण की आवश्यकता पड़ेगी। एक गिलास को पकड़ना, एक गिलास को पकड़ने में घर्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दरवाजे की गति हम देखते हैं दोस्तों, दरवाजे की गति में भी घर्षण की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गिलास को पकड़ने में हमको घर्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। देखिए यहाँ पर तो कौन सा मिल जाएगा ऑप्शन हमारे पास, ये तो होगा नहीं, इसमें तो होगा घर्षण की आवश्यकता होगी। यहाँ पर लिख लीजिए आवश्यकता होगी, यहाँ पर आवश्यकता होगी। इसमें भी कैरम खेलने में भी घर्षण की आवश्यकता होगी। देखिए गिलास को पकड़ने में हमको घर्षण की आवश्यकता नहीं होगी, दरवाजे की गति में भी घर्षण काम करेगा दोस्तों। ठीक है, गिलास को पकड़ने में घर्षण काम नहीं करता है। देखिए घर्षण के बिना यहाँ पर लिखा गया है कि नहीं, तो यहाँ पर केवल गिलास को पकड़ेंगे तो उसमें घर्षण की आवश्यकता नहीं होगी भाई। ठीक, तो दो का हमारे पास ऑप्शन सी फॉर चैपलिन इज राइट आंसर होगा दोस्तों। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए, लिख लीजिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इसमें देखिए 1 किलोग्राम की कोई 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए कब पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर हम लोग करा रहे हैं, इसको लिखते हैं। इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लीजिए। लिखिए यहाँ पर गिवन हमारे पास क्या क्या है। देखिए यहाँ पर मास यम का मान 1 किलोग्राम दे दिया गया है, गिवन हमारे पास क्या क्या है। और देखिए क्या दे दिया गया है यहाँ पर, देखिए ये दे दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या है, u बराबर है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया है। यहाँ पर एक समान वेग के साथ गतिमान है, इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। देखिए तो बल हमारे पास लगाया जाता है, ये किसका मान दे दिया गया है, एफ का मान दे दिया गया है 1.5 न्यूटन का मान दे दिया गया है। 2 सेकंड के बाद टी का मान कितना दे दिया गया है, 2 सेकंड दे दिया गया दोस्तों। ठीक है, और पूछा क्या गया है कि विस्थापन का मान, यस का मान पूछा गया है, बस यस का मान पूछा गया है, यस का मान पूछा गया है, लिख लीजिए इसको, यस का मान पूछा गया है। अब इसके लिए देखिए, अब एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब यस का मान निकालना है सबसे पहले, उसके लिए हमको ये निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं, देखिए यह बराबर हम लिखते हैं यम ए, ये बात जानते हैं हम लोग, यह बराबर एम ए। अब यफ का मान देखिए यहाँ पर कितना दे दिया गया है, 1.5 न्यूटन। यम का मान कितना, 1 किलोग्राम दिया है, तो ए का मान निकालना है। तो ए का मान 1.5 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगा दोस्तों। ठीक है, ये ए का मान आ गया हमारे पास। अब यस का मान हम किससे निकाल लें, देखिए गति के 3 समीकरण हम लोग जानते हैं, बी बराबर यू प्लस ए टी होता है, बी बराबर यू प्लस ए टी होता है, तो यस तो वहाँ आएगा नहीं। दूसरा होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। देखिए यहाँ पर
तो यहाँ पर p का मान तो दिया नहीं गया है तो उससे नहीं निकल पाएगा। अब गति का तृतीय नियम हम लोग जानते हैं कि s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर से यहाँ पर लिख लीजिए गति के थर्ड समीकरण से, थर्ड समीकरण से, थर्ड समीकरण से, गति के थर्ड समीकरण से दोस्तों। अब यस का मान निकालना है तो यस बराबर यू का मान कितना दे दिया गया 2 मीटर पर सेकंड, टी का मान कितना दिया है 2 सेकंड दिया गया, प्लस 1/2, ए का मान कितना दे दिया गया है, ए का मान देखिए 1.5 है हमारे पास 1.5, टी का मान कितना दिया गया है यहाँ पर देखिए टी का मान 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसको देखिए 2 दूनी 4 हो गया हमारे पास, प्लस 1/2 गुणे 1.5 और इसको 2 × 2 लिख लीजिए, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर 4 बचा और प्लस इसकी देखिए जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.5 दूना हमारे पास हो जाएगा 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास 7, तो यस बराबर 7 मीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास कौन कौन मिल रहे हैं 7 मीटर, तो यही होगा हमारे पास, बाकी तो मिल नहीं रहे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हमारे पास ए ऑप्शन है फॉर आलमगीर इज राइट दोस्तों। 7 मीटर हमारे पास ये लिखा गया है, कितना लिखा है 7 मीटर, 7 मीटर लिखा गया है, तो ये हमारे पास ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे होंगे। देखिए थोड़ी कैलकुलेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्शन है जो कि प्रीवियस ईयर 2018 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो एस बराबर 7 मीटर आ गया है, इसको ध्यान रखना है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए इसको। देखिए अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया ये देखना है आपको, जॉन डाल्टन, डेमोक्रिटस बोला गया है, ई रदरफोर्ड बोला गया और जे थॉमसन। अब जानते हैं आप लोग जे थॉमसन एक इसकी खोज किए थे, ईंट पर नाचे, सुने हैं आप लोग ईंट पर नाचे, तो ईंट देखिए यहाँ पर लिख लीजिए इसको, ईंट पर नाचे लिखिए इसको, ईंट पर नाचे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज को किया कौन किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन किए थे भैया। ठीक है, और प्रोटॉन की खोज कौन किया, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, और उसके बाद देखिए न्यूट्रॉन की खोज कौन किया, इसको भी लिख लीजिए, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक किए। अब आप लोग कमेंट कीजिए प्रोटॉन की खोज कौन किया इसको बताइए। देखिए यहाँ पर अणु शब्द किसने दिया, अणु शब्द के लिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास मिल रहे हैं जॉन डाल्टन, और दूसरा कौन मिल रहा है हमारे पास, डेमोक्रिटस मिल रहा है, ई रदरफोर्ड, जे थॉमसन। अब आप लोग बताइए, हम आपके कमेंट तब तक देख रहे हैं, आप लोग बताइए इसको। तो यहाँ पर प्रोटॉन की खोज बताया आप लोग किसने की, यहाँ पर देखिए यहाँ पर होता है रदरफोर्ड। ठीक है दोस्तों, नामकरण जो है किस, गोल्डस्टीन ने किया था, नामकरण किसने किया था, नामकरण किया था गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और देखिए इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन बोला गया, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, रदरफोर्ड है या डेमोक्रिटस है, ये तो होगा नहीं, ये बात ध्यान कर लीजिए। थॉमसन अभी आपको हम बता दिए हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज ये तो होंगे नहीं, अणु सब जॉन डाल्टन है या रदरफोर्ड है, इन दो से एक है, बताएं आप लोग कमेंट करके। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तब तक कमेंट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोला गया है इसमें, 5th में लिखिए इसको भाई, निम्नलिखित में से किस युग में सबसे अधिक परमाणु है। देखिए यहाँ पर अब इसमें देखिए कितने परमाणु है, 1 2 3 और 4, यहाँ पर कितने परमाणु है हमारे पास 4 है भैया, 2 ऑक्सीजन हो गए, 1 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन, 4 हो गए हमारे पास। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, 1 सल्फर हो गया, और यहाँ पर देखिए वो हो गए 4, कितना हमारे पास हो गया 7। यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना है, 1 तो कैल्शियम हो गया, और यहाँ पर 1 हमारे पास कौन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 5 टोटल यहाँ पर निकले हमारे पास, 5 निकले। यहाँ पर देखिए भैया 1 + 2 कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। अब देखिए सबसे ज्यादा नंबर हमारे पास कहाँ मिल रहा है, बताइए आप लोग, सबसे ज्यादा नंबर कहाँ पर मिल रहा है हमारे पास, बताएं दोस्तों, सबसे ज्यादा नंबर कहाँ पर मिल रहा है, सबसे ज्यादा नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है ना दोस्त, तो बस ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास बी ऑप्शन इज राइट होगा दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको बताएं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बताएं आप लोग। बोला गया परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं, रासायनिक रूप से देखिए परमाणु, परमाणु और प्लस परमाणु जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, आप लोग बताइए, 2 परमाणु जुड़
जोड़कर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, तत्व बनाते हैं, तत्व और मिश्र धातु बनाते हैं, या केवल मिश्र धातु बनाते हैं? अब बताइए। पर दो परमाणु मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? अरे परमाणुओं से मिलके आप लोग जानते होंगे यार, अणु बनता है बस। परमाणुओं से मिलके क्या बनता है हमारे पास? अणु बनता है बस, इस बात को ध्यान रखना है। परमाणुओं से मिलके अणु बनता है बस, क्या दिक्कत उसमें आ रही है? परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं? यौगिक तो होगा नहीं इसमें, मिश्र धातु यहाँ पर होगा नहीं भाई। तत्व होता है, तत्व बनाते हैं, तत्व मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास? ये तो होगा नहीं। तत्व और मिश्र धातु दोनों बनाते हैं, या तत्व बनाते हैं या अणु बनाते हैं? केवल अणु बनाएंगे बस, इस बात को ध्यान रखना है। ध्यान कीजिए आप लोग, ठीक है। परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया दोस्तों। तो यहाँ पर लिख लीजिए अणु बनाते हैं, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोला गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक मिश्र धातु का एक उदाहरण है। मिश्र धातु, मिश्र धातु समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? कोलाइडी विलयन का है, या ठोस विलयन का है, या पॉयस का है, या विविध मिश्रण का है? मिश्र धातु आप लोग बताएं किसका यह उदाहरण है? कोलाइडी विलयन का है। यहाँ पर देखिए, कोलाइडी विलयन जो होता है हमारे पास वो लिक्विड के टाइप में होता है। तो मिश्र धातु किस प्रकार का होगा? ठोस विलयन होगा। कोई जरूरी नहीं कि ठोस ही हो हमारे पास मिश्र धातु। पॉयस, ये तो दूध वाला बात हो गई, दूध एक पॉयस है। तो मिश्र धातु तो है होगा नहीं, ये विविध मिश्रण हो गया, विविध मिश्रण हो गया। अब उसके बाद देखिए, केवल मिश्र धातु हमारे पास क्या होगा? जब धातु की जब बात आएगी तो क्या होगा हमारे पास? ठोस सोल्यूशन होगा दोस्तों, ठीक है। ठोस सोल्यूशन होगा, ठीक है। कोलाइडी विलयन नहीं होगा, ये लिक्विड में होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये लिक्विड में होता है, लिक्विड। दूध भी लिक्विड होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पर विविध मिश्रण दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 7 का हमारे पास ऑप्शन सी फॉर चैपलिन इज राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 क्या बताया गया है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोला गया जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच में आता है? कुल और जाति के बीच में आता है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 है ना हमारे पास ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 है, लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 8। अब जीवों के वर्गीकरण में कौन सा कुल और जाति के बीच में आता है? बताइए आप लोग इसको। कुल और जाति के बीच में सबसे पहले क्या आता है इसमें? नाम वंश का आता है या उसकी जाति का आता है? बताएं आप लोग। सबसे पहले आता है इसमें जगत, फिर संघ है, फिर वर्ग है, फिर गण है, फिर कुल है, तथा जाति आती है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको लिखवा देते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नामकरण की पद्धति जो कौन दिए थे इसको? कैरोलस लिनियस दिए थे। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या आता है। सबसे पहले आता है हमारे पास जाति आती है, फिर उसके बाद वंश आता है, फिर कुल आता है, फिर गण आता है, फिर वर्ग आता है, फिर संघ, और फिर जगत बनता है। लिखिए यहाँ पर सबसे पहले जाति से शुरू करेंगे हम लोग कि जाति उसकी क्या है। उसके बाद वो कौन सा वंश में आता है। उसके बाद देखेंगे हम वंश मिलके क्या बनाता है? कुल बनाता है दोस्तों। और कुल से मिलके क्या बनता है? गण बनता है। गण से बनके क्या बनता है? वर्ग बनता है। वर्ग से बनके क्या बनता है? संघ बनता है। और संघ से बनके क्या बनता है? जगत बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इस आपको ऑर्डर को याद रखना है आपको, ये ऑर्डर है पूरा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कुल और जाति। यहाँ पर देखिए कुल और किसके बीच में? कुल और जाति के बीच में क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पर वंश आ रहा है कि नहीं दोस्तों? कुल और जाति के बीच में वंश आ रहा है नहीं, तो यही वंश मिल गया मुझे, बस यही बताना था। कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच में आता है? तो वंश आता है हमारे पास, ठीक है। इस ऑर्डर को आप लोग याद रखिएगा, ऑर्डर को याद रखिएगा, ऑर्डर को याद रखना है, बस याद रखना है। इसको अगर भूल जाएंगे तो दिक्कत होगी आपको, ठीक है। सबसे पूछ देगा टॉप पर क्या है तो जगत बता देना है, सबसे निम्न पर क्या है तो जात बता देनी है, बस इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन अंगों में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं है। देखिए दोस्तों, अवशेषी अंग क्या होते हैं? जो कि बिना, जैसे कोई चीज हम लोग जो काम करते हैं उसको अगर यूज में ना लें तो क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं, ठीक है दोस्त। तो अवशेषी अंग वे होते हैं जिनको हम यूज में नहीं लेते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो खत्म हो जाते हैं, बस। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अवशेषी अंग नहीं है, पहले ये बोला गया, देखिए नहीं है। मस्तिष्क हमारे पास अवशेषी अंग है कि नहीं? बताएं दोस्त, बिल्कुल होगा हमारे पास। दूसरा देखें अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम और क्या बोला गया है, और क्या बोला गया हमारे पास? कान की मांसपेशियां, ये होता है कि नहीं? देखिए कान की मांसपेशियां ये भी होता है। देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या हम लोग बता देते हैं।
अकल, दाढ़ और अपेंडिक्स तथा कान की मांसपेशियां मानव के अवशेषी अंग होते हैं, जबकि मस्तिष्क मानव में अवशेषी अंग नहीं होता है। बस ये बात ध्यान रखिए, ये अवशेषी अंग थोड़ी ना हो जाएगा भाई, मस्तिष्क जो है हमारे पास अवशेषी अंग थोड़ी ना हो जाएगा। अकल, दाढ़ देखिए इस लास्ट में होती है, इसका यूज नहीं होता चबाने वगैरह में, ठीक है, जिसको बुद्धि दांत बोलते हैं हम लोग। अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स भी अवशेषी अंग है, इसको लिख लीजिए, अवशेषी अंग होगा, ये लिख लीजिए यहाँ पर, ये भी अवशेषी होगा। और कान की जो मांसपेशियां हैं इनका यूज नहीं है, ये भी अवशेषी अंग है दोनों, ये क्या है हमारे पास, अवशेषी अंग है, बस अवशेषी अंग है। केवल हमारे पास मस्तिष्क अवशेषी अंग नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए फॉर आलमगीर इज राइट होगा दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया, इसको लिखिए 10 नंबर। इसमें देखिए इन अंगों में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, वो तो रिपीट हो गया फिर से, तो अभी बताए हैं आपको, अभी तो बताए हैं आपको मस्तिष्क है ये। क्वेश्चन नंबर बताए तो हैं 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसको 11 लिख देते हैं, वो तो रिपीटेड हमें लग रहा है। हाँ 9 भी है 10 भी है, वही रिपीटेड 2 टाइम्स हो गया दोस्तों, ठीक है। 11 देख लीजिए, 9 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या। अब देखिए मोल संख्या हम कैसे निकालते हैं, ये केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। देखिए मोल हमको निकालना है, मोल, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोलों की संख्या निकालने के लिए हम लिखते हैं भार बटे और अणुभार, जो भी हमारे पास कंपाउंड दे दिया गया होगा उसका हम लोग निकालेंगे अणुभार। अब देखिए पानी को हम लोग सूत्र होता है H2O, ये किसका होता है, जल का। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के हमारे पास कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, हाइड्रोजन के लिखिए यहाँ पर H के 2 अणु हैं, देखिए 2 परमाणु, ठीक है। और यहाँ पर देखिए O का एक जो है हमारे पास क्या है, परमाणु है ना, हाँ देखिए यहाँ पर अणु होगा, ये अणु लिख लीजिए यहाँ पर अणु, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2 जब हमारे पास है ये परमाणु, तो एक के लिए हमारे पास एक होता है H के लिए, इसका परमाणु क्रमांक, और 2 है तो 1 इंटू 2, 2 हो गया हमारे पास। अब इसका देखिए ऑक्सीजन का हमारे पास परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका परमाणु भार कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। तो यहाँ पर 16 और 2 कितना हो गया हमारे पास, 18 हो गया। बात समझ आए, इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, जो है अणुभार कैसे निकालते हैं, H2O का अणुभार निकालना है हमको पहले। देखिए भार बटे अणुभार हम लोग लिखे हैं कि नहीं, अणुभार निकालने के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले देखेंगे H के कितने परमाणु हैं, 2 हैं दोस्त, और O का एक परमाणु है, तो उसका परमाणु भार हम लिखते हैं, तो O का होता है हमारे पास 16, और H का जो है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी एक ही होता है। 2 अणु हमारे पास यहाँ पर जुड़े हैं, 2 इंटू 1, और 16 और 2 18 हो गए दोस्त। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे मोलों की संख्या के लिए हम लोग जानते हैं भार बटे अणुभार होता है, बस भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है, बस। देखिए यहाँ मोलों की संख्या हमें निकालनी है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकालनी है, तो भार बटे अणुभार देख लीजिए, भार कितना दे दिया गया है, 90 ग्राम, अणुभार कितना हो गया, 18, तो 18 पंचे 90 हो गया ना, तो कितने आ गए हमारे पास, 5 मोल आ गए ना, तो यही निकालना है बस। तो यहाँ पर देखिए 5 कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन ए में मुझे मिल रहा है, तो 11 का ऑप्शन ए फॉर आलमगीर इज राइट होगा दोस्तों, ठीक है। 5 मोल आ गए मेरे पास यहाँ पर। तो इसको देखिए ये बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसको लिख लीजिए 12। यहाँ पर बोला गया है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई किसकी। अब देखिए यहाँ पर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर लिखा है, पहले इसको लिख लीजिए, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर लिखा। अब देखिए ये न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होगा दोस्तों, ठीक। मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होगा, एरिया का होगा। तो अब हम जान गए कि एफ अपॉन ए किसको लिखते हैं, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए लिखते हैं ना। अब सूत्र मिल गया मुझे, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो ये क्या हो गया, प्रेशर, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर लिख लीजिए दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो देखिए यहाँ पर दाब है तो ऑप्शन मिल गया, प्रणोद होगा नहीं मेरे पास, बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो ये तो होगा नहीं। संवेग का मात्रक आप जानते हैं P बराबर mv होता है, तो इसका मात्रक होगा किलोग्राम और मीटर पर सेकंड होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो दाब 12 का हमारे पास D फॉर धर्मसेना इज राइट ऑप्शन दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया, 13 देखते हैं। 13 कलर चेंज कर लेते हैं,
कंसंट्रेट कर लेते हैं इस बार। देखिए यहाँ पर 13 लिखिए इसको। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है, किसमें होती है? फीता क्रम में होती है, प्लेनेरिया में होती है, कि राउंड वर्म में होती है, कि एस्केरिस में होती है? अब देखिए यहाँ पर ये सब चपटी क्रम वाले यहाँ पर तुमको मिल जाएंगे। एस्केरिस चपटी क्रम वाला होता है, प्लेनेरिया होता है। अब इसमें ये बोला गया, इसमें बताइए किसमें जो है नॉर्मल बिल्कुल नेत्र होते हैं? बताइए। फीता क्रम भी देखिए चपटी क्रम वाला है यहाँ पर, दूसरा प्लेनेरिया भी है। ठीक है, आप लोग बताते रहिए, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट देख रहा हूँ, बताते रहिए आप भैया, कमेंट कीजिए यहाँ पर, बताते रहिए, मैं देख रहा हूँ आपके। ठीक है दोस्तों, बताते रहिए, मैं देख रहा हूँ, बताते रहिए। राउंड वन एक आदमी बोल रहा है, एक प्लेनेरिया बोल रहा है, बताते रहिए इसमें, बताते रहिए आप लोग। एस्केरिस है या प्लेनेरिया है? एस्केरिस है या प्लेनेरिया है? आप लोग बताइए। एक फीता क्रम बोल रहा है, और बताएं, बताते रहिए दोस्तों, बताते रहिए। प्लेनेरिया कोई बोल रहा है, प्लेनेरिया बोल रहा है, बताइए बताइए। तो मैं कमेंट देख रहा हूँ आपके, बताते रहिए, बताते रहिए, मैं देख रहा हूँ आपके। ठीक, बिल्कुल राइट, प्लेनेरिया जो बोल रहा है बिल्कुल ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो प्लेनेरिया बोल रहा था उसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर एस्केरिस भी चपटी क्रम का है, लेकिन उसमें क्या बोला गया है कि वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं, इसको पहचानिए। देखिए प्लेनेरिया में हमें लग रहा है कि जो है वास्तव में पहचानने वाले नेत्र बिंदु नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए तो बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर 13 का दोस्तों। देखते हैं 14 नंबर क्या बोला गया। 14 नंबर देखिए यहाँ पर सिस्टेमा नेचुरी, 14 नंबर लिख लीजिए यहाँ पर 14, सिस्टेमा नेचुरी 14 है ना ये, हाँ 14 होगा, 13 और ये 14 है दोस्तों। ठीक है, 14 लिख लीजिए यहाँ पर, 14 लिखिए। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई? अब देखिए जॉन रे या अरस्तु के द्वारा या कैरोलस लीनियस या हैकेल द्वारा, ये तो आप फेमस बुक है ये, इसको अगर नहीं जानता बेकार है। देखिए यहाँ पर द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, पहले आप ये बताइए। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता, जन्मदाता जो है कैरोलस लीनियस थे। कौन से दोस्तों? कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई, बुक जो लिखे थे ये, बुक लिखे थे, कौन सी लिखे थे? सिस्टेमा नेचुरी। कौन सी लिखे थे? सिस्टेमा नेचुरी। कौन सी बुक लिखे? सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी लिखे थे ये। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा ही ये बुक लिखी गई थी, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, तो कौन है? कैरोलस लीनियस है दोस्तों, सिस्टेमा नेचुरी के लेखक। ये बुक हमेशा पूछी जाती है, चाहे पीसीएस ले लीजिए आप, चाहे रेलवे ले लीजिए, चाहे एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, पूछी जाती है हमेशा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अर्नेस्ट हैकेल तो होंगे नहीं यहाँ पर, अरस्तु अरस्तु होंगे नहीं भैया। ठीक है, जॉन ने तो होंगे नहीं, केवल कैरोलस लीनियस मिल रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास सीपार चैपलिन इज राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? द्विखंडन बोलते हैं, बीजाणु का बनना बोलते हैं दोस्तों, या पुनरादुभवन कहते हैं, ठीक है, या बहुविखंडन बोलते हैं। आप लोग जो है इसका आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूँ, आप लोग बताते रहिए। देखते हैं कौन जल्दी बताता है इस बार, देखते हैं, आप लोग आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूँ। जो जल्दी देगा उसको जो है इनाम मिलेगा दोस्तों। बताते रहिए आप लोग, जल्दी देख रहे हैं क्या बोल रहा है कुछ, कौन जल्दी बताएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर जो लोग बी ऑप्शन बताए हैं, द्विखंडन, द्विखंडन जो बताए हैं वो उनका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। जो भी हमारे पास तो कमेंट करके बताए हैं द्विखंडन, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, कोशिकाओं में दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया को द्विखंडन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 15 का बी ऑप्शन इज राइट होगा दोस्तों। ठीक है, द्विखंडन इसको बोलते हैं, एक समान संतति की कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया को कहते हैं द्विखंडन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या बोला गया है। 16 देखिए यहाँ पर 16, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब, अब वायुमंडलीय दाब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल बोला गया है।
वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को देखिए दोस्तों हम लोग नापते हैं किससे, बैरोमीटर से, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मापते हैं हम लोग बैरोमीटर से नापते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए ओडोमीटर, ओडोमीटर से क्या मापते हैं, ओडोमीटर, 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 यहाँ पर देखिए ओडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, जो चली गई दूरी नहीं होती है उसको मापते हैं, किसको, दूरी को मापते हैं ओडोमीटर से। जो हमारे द्वारा जो वाहन जो हम लोग चलाते हैं उसके द्वारा जो दूरी मापते हैं उसको ओडोमीटर से लिखते हैं, दूरी को मापने के लिए, ठीक है। दूरी मापने हेतु, दूरी मापने हेतु वाहन की गति। अब थर्मामीटर का प्रयोग क्या करते हैं, थर्मामीटर, आपको थर्मामीटर बताना है, ये ताप को मापने के लिए, ताप को मापने हेतु, ताप को मापने के लिए, ताप को मापने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। अब टेट्रामीटर तो ये तो होता नहीं है कोई, बैरोमीटर तो हम बता ही दिए हैं आपको। और देखिए यहाँ थर्मामीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, बस ओडोमीटर दूरी मापने के लिए, जो हमारे पास साइकिल की रफ्तार होती है उसको मापने के लिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, समझ गए दोस्तों, ठीक। अब चलते हैं आगे, देखिए बैरोमीटर तो हम लोग नाप लिए, क्या है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पर हम लोग अभी बताए थे, जस्ट इसके पहले वाले कल वाले सेशन में हम बताए थे आपको कि 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा, ये हर बार जो है चेंज करने के लिए आपको दिया जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बताए थे 3.6 गुणे 10⁶, इतना होता है 1 किलोवाट घंटा दोस्तों, ठीक है। किलोवाट घंटा ये हमारे पास इतना होता है, लेकिन किस में आता है, जूल में आता है। आप लोग बताएं किस में आता है, ये जूल में आता है या किस में आता है, आप ये बता दीजिए बस, ये कोई लड़का बताए मुझे ये किस में आता है। देखते हैं यहाँ पर कौन होशियार है लड़का जो बताएगा। देखिए, हाँ बताएं, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट कीजिए आप लोग, देखिए हाँ ये जूल में आता है दोस्तों, ठीक है, जूल में आता है। अब देखिए आप 5.5 किलोवाट घंटा आपकी बात की गई, ये कितना होता है, तो 5.5 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा बताना है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, किलोवाट घंटा बताना है तो जितना हमारे पास यहाँ पर लिखा है तो 5.5 से क्या करा देनी, मल्टीप्लाई करा देनी, 3.6 गुणे 10⁶ से करा देनी दोस्तों, ठीक है। अब बस, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई नहीं करा पाएंगे तो वो आपके लिए दिक्कत वाली बात, देखिए तो उसको हम इस प्रकार लिखते हैं, 11 1.1 लिखते हैं इंटू 5 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3.6 लिखते हैं दोस्तों, 10⁶ कर दें। यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने क्या कर दिया, 5.5 था तो 1 × 1 मल्टीप्लाई 5 कर दिया, यहाँ पर वही आ जाएगा 5.5। देखिए यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई पहले आप लोग करा लीजिए, बस 1.1 गुणे, अब देखिए 5 की 6 से गुणा कराएंगे तो 6×5 का 0 आ जाएगा। अब देखिए 5 × 15 और 3 18 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 10⁶ लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 11 की 8 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो 11 की 8 बार मल्टीप्लाइंगे, 11 × 88 के 8 आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई फिर बचेगा 8, फिर बचेगा हमारे पास 11 कम 11 और 8 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए 1 के बाद पॉइंट यहाँ पर लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास 19.8, ठीक है, 10⁶ भी तो है पीछे, और किस में आएगा ये, जूल में आएगा बस। अब बस यही देखना है, कैलकुलेशन आपको कर लेनी है यहाँ से, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तब दिक्कत आ जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 19.8 गुणे 10⁶ जूल आ गया, मतलब डी ऑप्शन आ गया हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आ गया हमारे पास डी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि ये आप समझे होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है, 18 बोला गया है, 18 विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। आप देखिए विद्युत ऊर्जा जो व्यय करते हैं हम लोग, किस में करते हैं, आप अपने देखिए घर में जो मीटर लगा होता है उसमें देखिए किलोवाट घंटा के हिसाब से आता है, जूल के हिसाब से आता है, या वॉट के हिसाब से आता है, वोल्ट के हिसाब से आता है। देखिए विद्युत की खपत जो होती है वो वोल्ट तो होगा नहीं, ये तो एम्पियर, वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक हुआ, ये तो होगा नहीं हमारे पास। वॉट आता है या किलोवाट, देखिए जूल तो होगा नहीं, ये कार्य का मात्रक जूल होता है। अब इन दो में एक है, किलोवाट घंटा आता है या वॉट आता है, बताएं आप लोग। ये तो शक्ति का मात्रक होता है, किसका मात्रक, शक्ति का मात्रक, तो विद्युत ऊर्जा केवल किलोवाट घंटा के हिसाब से ही आएगी दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 23 राइट है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है, देखते हैं। अभी देखिए ये शिफ्ट 19 में पूछा गया है, अभी हाल ही का एक क्वेश्चन है, ये पूछा गया है 19 में। देखते हैं हमारे पास ये 19 नंबर था हमारे पास, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाए तो यह कितनी होगी। अब देखिए 5 दिनों में 100 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, यदि ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाए तो कितनी होगी बतानी है आपको, ठीक है। तो देखिए पहले एक बात देखिए, 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा अभी बताए थे
3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है हमारे पास, होता है दोस्तों। अब यहाँ पर 5 दिनों में बोला गया 100 इकाइयों की खपत है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6, और कितनी इकाई की खपत हो रही है हमारे पास, 100 इकाई की खपत हो रही है, 100 इकाई की तो खपत हो रही है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए आप लोग 3.6 तो ऐसे ही रहेगा ये, और यहाँ पर देखिए 6 घात यहाँ पर थी, इसको 2 लिख लेंगे हम लोग, 10 की पावर 2 लिख लेंगे, 10 की पावर 2, फिर लिख लेंगे 3.6 गुणे 10 टू पावर 8। देखिए कहीं पर मिल रहा है हमको ये, यहाँ पर देखिए 10 की पावर 8, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये तो नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखें इसके बाद हम देखें यहाँ पर देखिए ये 3.6 10 की पावर 8, यही एग्जैक्ट मिल रहा है यहाँ पर, 3.6 10 की पावर 8, ये नहीं होगा, माइनस का 8 है यहाँ पर, माइनस का 8 है, ये भी नहीं होगा, तो केवल ऑप्शन हमारे पास मिलेगा डी, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन केवल मिलेगा डी दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है कैलकुलेशन आप समझे होंगे, स्टार क्वेश्चन इसको लिख लीजिएगा बिल्कुल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया हमारे पास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 लिख लीजिए इसको। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई, देखिए अभी सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे 9th में, कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ते थे हम लोग, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, 3 तो हम लोग खूब पढ़े हैं आराम से। उसके बाद देखिए 4th हमारे पास आ गई थी एक प्लाज्मा आई थी, वैज्ञानिकों ने खोजी, 4th प्लाज्मा खोजी गई, ये तो 3 तो हम लोग खूब पढ़े हैं, इनको तो रट लिए एकदम पढ़ते पढ़ते, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा 4th स्टेट आई, उसके बाद देखिए एक और आई, बोहर कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं हम लोग बोहर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन स्टेट एक और आई, बोहर कंडेंसेशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5वीं भी आई। तो अभी तक अगर बात किया जाए तो टोटल देखा जाए 3 तो हमको पहले से ही याद थी, तो 2 और हमको मिल गई, तो टोटल कितनी हो गई, 5 हो गई ना, 5 हो गई दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 3 तो हमको पहले से ही पता थी, 2 और खोज ली गई, टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 5 हो गई दोस्तों, ठीक है। देखिए यहीं पर 5 बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, ये भी डाटा जब निकालेंगे। तो कितनी अवस्थाएं हो गई टोटल, 5 हो गई दोस्तों। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 21 लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 लिखिए इसको। बोला गया है कि टाइटस द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर द्रवस्थैतिक बल की बनती है, कि भूस्थैतिक बल की बनती है, कि कोरियोलिस बल की बनती है, या गुरुत्वाकर्षण बल की बनती है। ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कल हम बताए थे आपको, ठीक है, कल के सीजन में ये बताया गया था आपको। ये दाब प्रवणता बल संतुलित होने के लिए कल कोरियोलिस बल बताए थे ना, कल ये क्वेश्चन कराया गया है दोस्तों, बताएं आप लोग कमेंट करके बताएं ये कौन सा क्वेश्चन था जो आपको हम कल बताए थे, यही बिल्कुल सेम था, यही बताए थे आपको। देखिए कोरियोलिस बल हमको याद है कल बताए थे, कोरियोलिस बल ही है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा कल वाले सेशन में आपको बताएं कोरियोलिस बल ही आपको निकलेगा। हाँ, और ये क्वेश्चन अभी छूटा हुआ है, हमें लग रहा है तीसरा 4th नंबर आपका छूटा हुआ है, अभी हम उसको देखें, कमेंट अभी देख नहीं पाए थे जल्दी में, ये करवा रहे थे, देखते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है ये, तो यहाँ पर कोरियोलिस बल होगा 21 का, देखते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन छूटा था हमें लग रहा है, देख रहे हैं अभी जस्ट पेमेंट करके, उसका एक आप लोग आंसर दिए हैं कि नहीं अभी देखिए, यहाँ से देखिए। हाँ ये तो हो गया है, फर्स्ट सेकंड भी हो गया है, थर्ड भी हो गया हमारे पास। हाँ ये देखिए, ये कोई या 4 नहीं बताया, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया ये नहीं बताया था, जॉन डाल्टन या रदरफोर्ड। देखते हैं यहाँ पर आप लोग बताएं, जॉन डाल्टन या रदरफोर्ड, बताएं भाई, रदरफोर्ड कोई बोल रहा है, बताइए, रदरफोर्ड कोई बोल रहा है, जॉन डाल्टन या रदरफोर्ड, अणु शब्द किसने दिया बताएं भाई। अच्छा एक बोल रहा है डेमोक्रिटस, बिल्कुल सही, ये हमने देखिए यहाँ पर गलत किया था, ये सही होगा, डेमोक्रिटस होगा सही दोस्तों, ठीक है। रदरफोर्ड नहीं होंगे दोस्त, ये नाभिक के बारे में बताए थे, जॉन डाल्टन ये भी नहीं होंगे, डेमोक्रिटस ये इंपॉर्टेंट, देखिए ये बताया लड़का है कमेंट में, देखिए डेमोक्रिटस होंगे, ठीक है। अणु शब्द जो है डेमोक्रिटस ने क्या है परिपात किया था, बस। बाकी देखिए आज के 21 क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बाकी पीडीएफ अगर लेनी है तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से आप लोग जो है जुड़ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में आपको कल के दिन में, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत।